Good morning student. I am Mukesh Suman, MSS sir from Motion Kota. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेंस पेपर सॉल्यूशन केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। ठीक है, 26 जून मॉर्निंग शिफ्ट। करें स्टार्ट। क्वेश्चन आ रहा है आपके पास स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है देखें, आप ध्यान से समझें। एक कॉमर्शियली सोल्ड कंसंट्रेट HCl 35% by mass. The density of commercial acid is 1.46 gram per ml. The molarity of this solution. क्या गिवन है आपको? मास परसेंटेज गिवन है। मास परसेंटेज ऑफ HCl कितना गिवन है? 35%। ठीक है, और डेंसिटी गिवन है आपके पास। डेंसिटी कितना है? 1.46 ग्राम पर ml। ठीक है, और एटॉमिक वेट है आपके पास HCl है, तो HCl का मोलर मास भी आप निकाल सकते हो, कितना आएगा? 36.5। ठीक, और अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल M। कैपिटल M मीन्स मोलरिटी। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे। आप देखें इसका सॉल्यूशन, आपको पता लग गया होगा कि क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और क्या आपको कैलकुलेट करना है। देखें, अब ये अपने पास ऑप्शन है। अब आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन, आप देखो तो देखो गिवन HCl बाय मास 36% है। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब आपको यहां से कैपिटल M मीन्स ये है मोलरिटी निकालनी है भाई। मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, तो यहां पर मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए यहां पर आप देखें कैपिटल M इक्वल्स टू, ठीक है ना, X अपॉन मोलिकुलर वेट। X क्या है? परसेंटेज। जो 35% है वो है आपके पास X की वैल्यू। ठीक है ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए आपको। ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100, तो 100 अपॉन डेंसिटी करेंगे, 100 अपॉन डेंसिटी। ठीक है, ये किस में मिला है अभी आपको? ये मिला है आपको ml में, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको? आप इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये ml में 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है ना, तो क्या आया? X इंटू 10 इंटू डी, ठीक है, अपॉन मोलिकुलर वेट। ये आपके पास जो फॉर्मूला आपके सामने है, ये आपको समझ में आया होगा कि ये आया कहां से। क्लियर है? तो यहां पर आप देखें 35 इंटू 100 तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक, ये वाली वैल्यू 35% और ये 10x की वैल्यू है और ये डेंसिटी 1.46 गिवन है HCl की। मोलर मास से डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास आंसर जरूर आएगा और ये होगा आपके पास 14 मोलर। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां पर भी मैंने एक्सप्लेन किया, आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अपने पास क्वेश्चन है, एन इवैक्यूएटेड ग्लास वेसल्स वेट आपको 40 ग्राम गिवन है। ये ग्लास है, ठीक है ना, इसका वेट आपको जो एम्प्टी है ना तब 40 ग्राम है। ठीक है, जब आप इसको कंप्लीटली फिलअप कर दिया लिक्विड से तब इसका मास कितना गिवन है? आपको 135 ग्राम गिवन है। ये 135, तो 135 ग्राम के अंदर क्या होगा बताएं आप? लिक्विड का मास भी होगा। ठीक है, और जो आपके पास वेसल्स है उसका भी मास होगा। तो मास ऑफ लिक्विड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ लिक्विड कैसे निकालेंगे? टोटल मास 135 में से आप 40 माइनस कर देंगे ग्लास का तो 95 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? यहां से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट है वो वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, और लिक्विड का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वेसल्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा।
ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल्स, ठीक है, कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल्स इज इक्वल्स टू, यहां पर मास इनटू डेंसिटी कर देंगे, और यहां पर मास इनटू डेंसिटी करके और फिर आप PV इक्वल्स टू nRT लगाएंगे और सोल्व करेंगे, और आपका जो आंसर है, आपको क्या निकालना है, आइडियल गैस है आपके पास जिसका टेम्परेचर भी आपको गिवन है, और आपको क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ द गैस निकालना है। बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन चीज है यहां पर आपको वेसल्स जो है उसका वॉल्यूम आपको बताना है। कैसे बताएंगे, बताएं आप भाई, कंप्लीटली फिलअप है ना, तो जो लिक्विड है वही वॉल्यूम किसका हो जाएगा, वेसल्स का वॉल्यूम हो जाएगा। और कैसे निकालेंगे, लिक्विड का मास इनटू लिक्विड की डेंसिटी से वॉल्यूम आ जाएगा, और PV इक्वल टू nRT लगा देंगे, और यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, इसका गैस का मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, वेट ऑफ लिक्विड आ गया अपने पास, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वेसल्स ये आ जाएगा अपने पास, ठीक। अब PV इक्वल टू nRT लगाएंगे, किसके लिए, फॉर गैस, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर PV इक्वल टू nRT लगाएंगे, तो यहां पर आपको ये P की वैल्यू है, ये V है, और ये nRT। तो N इज इक्वल टू, आप यहां पर निकालेंगे तो N की वैल्यू आपको मिलेगी 1/250 मोल्स आ गए आपके पास। किसके मोल्स मिले भाई, गैस के मोल्स मिले। तो क्या मास ऑफ आइडियल गैस है आपके पास, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है अपने पास, क्या गिवन है देखो क्वेश्चन में, 40.5 ग्राम फिल्ड विद आइडियल गैस का प्रेशर भी अपन को गिवन है। मतलब जो आपके पास वेसल्स के अंदर गैस प्रेजेंट होगी तब उसका जो मास है 40.5 ग्राम है। तो 40 ग्राम तो खुद वेसल्स का हो गया, 0.5 ग्राम किसका होगा, गैस का होगा, ठीक है ना। 0.5 ग्राम गैस का है, वो किसके बराबर है, हमने देखा था 150 मोल्स के इक्वल है। वो किसके बराबर है, 1/50 मोल्स के, सॉरी 1/250 मोल्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से अब आप देखो, यहां से निकाल लेंगे एन की वैल्यू, और यहां से अपने पास मोलर मास आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, गैसेज स्टेट का है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, सोचना पड़ेगा आपको इसके बारे में, ठीक है ना। तो आप इसको मीडियम क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री का ही। इफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज R3, रेडियस ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट R4 आपको निकालना है। R3 के टर्म में कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, थर्ड वाले की रेडियस आपको क्या दे रखी है, R3, और फोर्थ वाले की रेडियस आपको कैलकुलेट करनी है। बोर मॉडल आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो R इजिकल टू ये होता ही है, आप चाहो तो यहाँ पर 0.529 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो, वो तो बाद में क्रॉस हो ही जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो R जो है ना, जेड एटम तो सेम है, तो यहां पर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n² हो जाएगा। तो R3 ये हो जाएगा, R4 ये हो जाएगा। यहां पर n इक्वल टू आपने 3 पुट किया है, और यहां पर n इक्वल टू आपने 4 पुट किया है। रेशो देख सकते हैं, R3/R4 का रेशो ये हो जाएगा, और R3 से की टर्म में आप R4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके पास बी ऑप्शन इसका जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इजी क्वेश्चन है, और किसका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट, कंसीडर द आयंस मॉलिक्यूल्स O2 O2 प्लस O2 माइनस O2 2 प्लस। MOT थ्योरी का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर तो कितना होगा, 2 होगा। π*2p में एक 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है O2 में। अब आप O2 प्लस बनाएंगे तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। और O2 माइनस बनाएंगे तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे,
और इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो माइनस चार्ज लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन इंटर कराओगे एंटी बॉन्डिंग में तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, 1 आएगा। O2 माइनस का 1.5, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा और O2 प्लस का 2.5। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, ये प्लस बनाओगे तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलने से 0.5 बढ़ जाएगा, माइनस बनाएंगे तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इंटर करने से 0.5 कम हो जाएगा, 2 माइनस बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 1 कम हो जाएगा। तो आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास d/dt ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल फॉलो। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल के लिए इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर देखेंगे वेयर E इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। E क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो A के लिए आपसे क्या पूछा है, A B C D, आपको उसके लिए वैल्यू गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव हाफ सेल वुड बी प्रेफर्ड टू बी यूज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आपको पता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसा लेना चाहिए जिसकी वैल्यू अप्रोक्स 0 के आसपास हो। क्या होगा उसे एरर क्या मिलेगी? एरर मिलने का चांस क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो एक बात बताओ, मिनिमम वैल्यू किसकी मिल रही है आपको? यहां पर ये देखो, आप मिनिमम वैल्यू सी वाली की मिल रही है, वहां से आपको क्या मिलेगा? मिनिमम जो एरर मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी। तो आपका आंसर भी क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमेशा इस तरीके का लिया जाता है, जैसे आपको पता है हाइड्रोजन लिया जाता है, क्योंकि उसका 0 मान करके सोल्व करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये है सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये है आपके पास किसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप मीडियम क्वेश्चन मान सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट इन देयर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है। डाउन द ग्रुप जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी NS ऑर्बिटल का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन ना करना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो डाउन द ग्रुप जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ने से इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है और स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। तो +1 इनकी लोअर ऑक्सीडेशन होगी, +3 हायर होगी, तो +1 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। तो इसका आंसर होगा क्या? डाउन द ग्रुप जाने पर +1 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम और थैलियम। आंसर इसका होगा ए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट दिए हैं एल्लिंगम डायग्राम के लिए। अकॉर्डिंग टू द एल्लिंगम डायग्राम एनी मेटल ऑक्साइड विथ हायर डेल्टा जी नॉट इज मोर स्टेबल देन द वन विथ लोअर डेल्टा जी नॉट। गलत स्टेटमेंट है। डेल्टा जी नॉट अगर हायर होगा तो ऑक्साइड की स्टेबिलिटी कम होगी, डेल्टा जी नॉट कम होगा तब ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड, द मेटल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड प्लेस लोअर इन द एल्लिंगम डायग्राम कैन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ अ मेटल प्लेस्ड हायर इन द डायग्राम। ठीक है, नीचे वाले जो मेटल है उसके ऑक्साइड की फॉर्मेशन की प्रोसेस मोर स्पॉन्टेनियस होगी, उसका ऑक्साइड मोर स्टेबल होगा, इसलिए नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। आंसर होगा इसका डी। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दी है आपको। यहाँ पर 2HSO4 माइनस इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, फिर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद यहाँ जो ए प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कौन सा?
H2O2, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये? H2O2। और इसका डाईहाइड्रल एंगल गैसियस स्टेट में और सॉलिड स्टेट में अलग होता है। गैसियस स्टेट में इसका डाईहाइड्रल एंगल होता है 111.5 डिग्री और सॉलिड स्टेट में होता है 90.2 डिग्री। क्वेश्चन में किस में पूछा है? सॉलिड फेज में डाईहाइड्रल एंगल पूछा है H2O2 का। एनसीईआरटी में दिए हैं दोनों फेज में इसके डाईहाइड्रल एंगल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का, तो सॉलिड फेज में इसका कितना होगा डाईहाइड्रल एंगल? 90.2 डिग्री। एस ब्लॉक का एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज। वैसे तो क्या है, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक या मेटालिक रेडियस बढ़ती है और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने से मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में एक क्लोज पैकिंग वाला कंसेप्ट या फैक्टर भी लगता है। जिन मेटल की क्लोज पैकिंग वीक होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ मैग्नीशियम Mg की पैकिंग, क्लोज पैकिंग कम होने से इसका मेल्टिंग पॉइंट पूरे ग्रुप में सबसे कम है, और वैसे बाकी एलिमेंट का डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक रेडियस बढ़ने से, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने से मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। Mg सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। तो बेरिलियम, फिर उसके बाद आएगा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सबसे कम मैग्नीशियम। ये ऑर्डर गलत होगा, Mg सबसे लास्ट में जाएगा, तो ये ऑर्डर सही होगा, डी ऑप्शन। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, हाइड्राइड के मेल्टिंग पॉइंट का। वैसे केमिकल बॉन्डिंग में से पढ़ा देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में। तो यहाँ पर देखें, इनके करेक्ट ऑर्डर पूछे हैं मेल्टिंग पॉइंट के। तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के वैन डर वाल्स फोर्स पर और हाइड्रोजन बॉन्ड पर। पहले अपन हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं क्योंकि वो स्ट्रांग होता है वैन डर वाल्स फोर्स से। तो वाटर में ऑक्सीजन से बॉन्डेड हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसलिए वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, बाकी वाटर को हटा दो, बाकी H2S से H2TE तक क्या होगा, मोलर मास बढ़ेगा। मोलर मास बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेंगे और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा किसका? H2O का, उसके बाद H2TE, फिर H2SE, उसके बाद H2S का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा H2S, उससे ज़्यादा H2SE, फिर H2TE और सबसे ज़्यादा H2। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हायर होने का रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ये भी एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बोरॉन फैमिली पी ब्लॉक का, बहुत पूछा जाता है जेई में। ये P4 की रिएक्शन कराते हैं एल्कली के साथ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। कौन सा फास्फोरस है जो एल्कली के साथ रिएक्शन करके डिस्प्रपोर्शनेट होता है? वाइट फास्फोरस, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। रेड या ब्लैक फास्फोरस रिएक्ट नहीं करते और डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ए बी इज एन ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस विथ नो पीएच बॉन्ड। तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट बनता है कौन सा? NaH2PO4, उसमें कोई पीएच बॉन्ड नहीं होता। तो यहाँ वाइट फास्फोरस की रिएक्शन एल्कली के साथ कराते हैं, तो ये प्रोडक्ट बनेगा NaH2PO4 भी कह सकते हैं या H3PO4 भी कह सकते हैं। इसमें भी कोई पीएच बॉन्ड नहीं होगा, इसमें भी पीएच बॉन्ड नहीं होगा। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड फैसिलेट द फॉर्मेशन ऑफ। तो किसका फॉर्मेशन होता है स्ट्रेटोस्फीयर में? देखो ये रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में, ClNO2 H2O के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? HOCl। तो बोथ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रेटोस्फीयर और HOCl का फॉर्मेशन होगा। तो आंसर होगा इसका बी।
ये लेसाने टेस्ट का क्वेश्चन है, आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। लेसाने टेस्ट व्हेन बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड। सही है, अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं और आपने सोडियम डाल दिया तो सोडियम थायोसाइनेट बन जाएगा। उसे क्या करेंगे, बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन द एक्सेस ऑफ सोडियम यूज्ड इन सोडियम फ्यूजन विल डिकम्पोज द सोडियम थायोसाइनेट फॉर्म टू गिव NaCN एंड Na2S। इसमें एक्सेस में अगर आप सोडियम डाल के हीटेड करोगे तो थायोसाइनेट डिकम्पोज हो जाता है साइनाइड और सल्फाइड में। क्यों करते हैं, क्योंकि साइनाइड और सल्फाइड को रिमूव करना आसान है, HNO3 डाल के ऑक्सीडाइज करा के रिमूव कर देते हैं। क्यों करते हैं रिमूव, क्योंकि साइनाइड या सल्फाइड रिमूव नहीं करोगे और आप AgNO3 डालोगे हैलोजन का टेस्ट लगाने के लिए, तो NaCN AgNO3 के साथ AgCN का प्रेसिपिटेट बना लेगा और सल्फाइड जो है ना Na2S वो भी बना लेगा Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट। आपको हैलोजन का टेस्ट ही कन्फर्म नहीं होगा। तो इसलिए Na की या सोडियम के एक्सेस में थायोसाइनेट को डिकम्पोज कर लेते हैं अपन। तो दोनों स्टेटमेंट सही हुए तो आंसर होगा करेक्ट इसका ए, दोनों सही हैं। अगर आप कम डालोगे तो थायोसाइनेट बनेगा, उसको डिकम्पोज कराना आसान नहीं है, तो साइनाइड और सल्फाइड में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेस में डाल देते। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है C7H5O2 का होल ट्वाइस की रिएक्शन पहले मतलब HNO से मतलब सनलाइट से करा रखी है, से बना रखा है पहले X, उसके बाद फिर बना रखा है ट्वाइस ऑफ C6H5 डॉट दैट इज फिनाइल रेडिकल प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। और क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कंसीडर द अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट X। ओके, तो हमें बताना है कि यहाँ पर ये जो X है ये क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखें कि C7H5O2 का होल ट्वाइस, इससे अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बनाएं। स्ट्रक्चर तो बहुत सारे पॉसिबल है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें जो ऑप्शंस गिवन है एक बार उनको भी देख लेना चाहिए। काफ़ी कुछ हिंट हमें उससे भी मिल जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर ABCD ऑप्शन में एक चीज़ कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है, देखो C6H5 फिनाइल ग्रुप यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इट मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर होगा, अच्छा होल ट्वाइस भी दे रखा है, इट मीन्स उसके अंदर C6H5 तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो अब हम यहाँ पर ले सकते हैं वो ये रहा, जो मॉलिक्यूल हमें दे रखा था उसका स्ट्रक्चर ये पॉसिबल होगा C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O अगेन सिंगल बॉन्ड O COC6H5। इस कंपाउंड का नेम होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, ओके, ये इसका फॉर्मूला दे रखा C7H5O2 का होल ट्वाइस। अब देखिए, जब इस पर सनलाइट हम डालेंगे इट मींस हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं मतलब तो बॉन्ड ब्रेक होगा। अब बॉन्ड ब्रेक कौन सा होगा, बॉन्ड वही ब्रेक होगा जो वीक बॉन्ड होगा। और इस वाले केस में ये जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है यही बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। रीजन, इसका लोन पेयर और इसके लोन पेयर के बीच का रिपल्शन, इस रिपल्शन से ये वाला बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा। और सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर इसका होमोलैटिक क्लीवेज होगा। होमोलैटिक क्लीवेज में क्या होगा, इस सिग्मा बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आएगा, तो बनेगा इसमें फ्री रेडिकल। तो देखिए ये रहा, ऑक्सीजन के पास एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ठीक से अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो CO2 यहाँ से एलिमिनेट होना चाहेगा। एलिमिनेशन के लिए क्या जरूरी है, इस O के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इट मीन्स इस कार्बन के पास भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या होगा, ये वाला जो कार्बन बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, इसका भी यहाँ पर क्या होगा, होमोलैटिक क्लीवेज होगा। होमोलैटिक क्लीवेज से एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास होगा, और वो इलेक्ट्रॉन और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनते ही ये CO2 की फॉर्म में लीव पड़ जाएगा और यहाँ से बनेगा C6H5 का, यहाँ पर आएगा ये डॉट आएगा।
आई बात समझ। तो कुल मिलाकर इस केस में ये तो दे रखा है, हमें प्रोडक्ट दे रखा है, तो हमसे पूछा है कि x क्या होगा, तो x यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है यही x होगा। तो अगर हम इसको इसके ऑप्शंस में चेक करें तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन हमें मिल रहा है वो मिल रहा है डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर एक हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है, डाई ग्रिग्नार्ड है, एक ग्रिग्नार्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसका रिएक्शन हमें करवाना है CH3CO CH2CO CH3 से। सही बताना है पहले A क्या होगा, A के बाद B क्या होगा। मीन्स हमें अल्टीमेटली इसमें पूछा हुआ है कंसिडर द अबव रिएक्शन सीक्वेंस एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट B। हमें इस B को बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो जो कंपाउंड यहाँ पर दे रखा है ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हमें करानी है इस कंपाउंड से, और ये है बीटा डाई कीटो कंपाउंड, मे बी से इसको हम बोलते हैं एसिटाइल एसीटोन। तो रिएक्शन कैसे होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए नेक्स्ट इसमें हम इसमें ले सकते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन, या चलिए इस सॉल्यूशन को एक बार हम यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं। इस मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मॉलिक्यूल यहाँ लिखा। अच्छा सेम इस ग्रिग्नार्ड को यहाँ पर इसी के नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH2 MgBr, यहाँ पर भी लिखा MgBr। इस C पे चार्ज माइनस, इस C पे चार्ज माइनस, दोनों पे चार्ज माइनस है। अब देखिए क्या होगा। वैसे तो अगर एज पर द डेफिनेशन देखा जाए तो इस केस में इनमें से कोई एक कार्बन इस वाले कार्बन से एसिडिक एच एक्सेप्ट करेगा, तो पहला रिएक्शन तो एसिड बेस होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस गिवन है वो ऑप्शन फिर मैच नहीं कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये कहेंगे कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इस वाले C पर अटैक करेगा, देन पाई बॉन्ड O पे शिफ्ट होगा, एंड ये वाला नेगेटिव भी इस वाले C पर अटैक करके पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर देगा। मीन्स ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो ये वाला कार्बन इससे अटैच्ड होगा, ये वाला कार्बन इससे अटैच्ड होगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो अब हमें मॉलिक्यूल यहाँ पर मिलेगा CH2C से अटैच्ड यहाँ पर CH3, देन O माइनस, ये O माइनस से अटैच्ड यहाँ पर CH2 ये। तो पहले तो यहाँ पर भी एक CH3 आएगा, यहाँ पर भी एक CH3 होगा। तो पहले तो ये वाला एक एडक्ट बनेगा, और जब इस एडक्ट का हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करें, क्या करें इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, ये जो O माइनस है यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर भी O पर H आ जाएगा। यही इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। बना सकते हैं यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा CH2C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ CH3C यहाँ पर OH, ये भी OH, देन CH2 और इस पर भी एक CH3 यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो यही इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। और अगर हम इसको जो ऑप्शंस गिवन है उससे अगर हम कंपेयर करें तो आप देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी। तो डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटामेरिज्म से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पूछा हुआ है विच विल हैव द हाईएस्ट इनॉल कंटेंट। ये चारों हमें यहाँ पर एक कीटो फॉर्म दे रखी है और ये पूछा है कि इसका मैक्सिमम इनॉल कंटेंट किसका होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें ठीक से तो जो सी ऑप्शन है, इस सी ऑप्शन का जो इनॉल होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों होगा मैक्सिमम, देखिए इसका अगर हम इनॉल यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें, देखिए ये रहा इसका सॉल्यूशन। ये हमें कीटो दे रखा था, ठीक है। इस कीटो का जब टोटामराइजेशन करेंगे तो ये वाला जो इस कार्बन का ये जो H है, ये H इस कीटो को इनॉल में चेंज करेगा, इस कार्बन का H इस कीटो को इनॉल में चेंज करेगा और इस कार्बन का H इस कीटो को इनॉल में चेंज करेगा। तो इनॉल इसका कुछ स्टेप से बनेगा, डबल 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 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड 1 3 5 पर यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट होंगे। और ठीक से अगर हम देखें तो ये जो इनॉल यहाँ पर फॉर्म दे रखा है ये एरोमेटिक नेचर का होगा।
कीटो फॉर्म तो नॉन एरोमेटिक नेचर का है, बट ये कैसा है, ये एरोमेटिक नेचर का है। चूंकि एरोमेटिक है तो मोस्ट स्टेबल ये होगा, और जितना ज़्यादा स्टेबल ये होगा उतना ही इसका इक्विलिब्रियम पर परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इसमें दे रखा है, among the following structures which will show the most stable enamine formation, most stable enamine formation where Me is CH3, मतलब Me का मतलब मिथाइल है। ओके तो ये हमें यहाँ पर 4 एनामाइन दे रखा है, बस ये बताना है मोस्ट स्टेबल इसमें से कौन सा होगा। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले व्हाट इज एनामाइन, तो ठीक से देखें, यहाँ पर लिखा है इन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दे रखा है अमाइन, इट मीन्स कार्बन और एन के बीच में बॉन्डिंग सिंगल होना चाहिए, ऐसे कंपाउंड को हम एनामाइन बोलते हैं। तो देखिए इन सभी में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड गिवन है, यहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल और यहाँ पर भी डबल है। इन तो सब है, और सभी में कार्बन से अटैच्ड एन भी है, सिंगल बॉन्ड एन, दिस इज अमाइन। तो बना क्या, इन प्लस अमाइन, तो एनामाइन इसको हमने कहा। तो ये चारों के चारों यहाँ पर एनामाइन है, बस ये बताना है कि इन चारों में से मोस्ट स्टेबल एनामाइन कौन सा होगा। तो इसमें बस यहाँ पर एक ही चीज हम देखेंगे, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है वही मोस्ट स्टेबल होगा। और इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन सी में यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। कैसे, जरा ए की बात करें, ए में देखो यहाँ पर OMe और COOH के बीच में डिस्टेंस कम है, यहाँ पर OMe और COOH के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर हिंड्रेंस कम है। इसमें हम देखें तो OMe और COOH के बीच में डिस्टेंस और भी कम है, तो यहाँ तो हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगा, ये तो और अनस्टेबल होगा। यहाँ पर भी हम देखें तो OMe के डिस्टेंस COOH से इसमें भी कम आ रहा है। अगर इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस देखें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सी ऑप्शन में ही मैक्सिमम है, और डिस्टेंस अगर मैक्सिमम होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम, और स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो मोस्ट स्टेबल एनामाइन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉलीमर से आया हुआ ये क्वेश्चन है, देखो दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग पॉलीमर। सेट्स में दे रखा है, ए दे रखा है कोपॉलीमर ब्यूना एस, बी दे रखा है कंडेंसेशन पॉलीमर नायलॉन 66, सी है फाइबर नायलॉन 66, डी है थर्मोसेटिंग पॉलीमर टेरेलिन, और ई दे रखा है होमोपॉलीमर ब्यूना एन। हमसे कहा गया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो। ए दे रखा है ABC करेक्ट, BCD करेक्ट, बस ये चेक करना है कि कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। तो देखो सबसे पहले ए की बात करें, ए में लिखा हुआ है कोपॉलीमर ब्यूना एस, ये करेक्ट है। कैसे, ब्यूना एस का मतलब हुआ ब्यूटा डाइइन एंड स्टाइरिन पॉलीमर, डेफिनेटली यहाँ पर 2 डिफरेंट मोनोमर हैं, तो इससे जो बनने वाला पॉलीमर होगा वो कैसा होगा, कोपॉलीमर होगा। इट मीन्स ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेकेंड की बात करें कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, 2 मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन हो और उस कॉम्बिनेशन में एक स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर है ऐसा रिलीज हो, उसको कहा जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें दे रखा है नायलॉन 66, तो इसके मोनोमर होते हैं एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, के बीच में कंडेंसेशन होता है और उसमें क्या लीव करता है, वाटर लीव करता है। तो ये भी करेक्ट है कि नायलॉन 66 कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन की बात करें फाइबर नायलॉन 66, यस नायलॉन 66 फाइबर होता है, तो यहाँ पर बी भी सही है और सी भी सही है। ए बी सी तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। डी की बात करें, डी में दे रखा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर टेरिलिन, गलत, टेरिलिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर नहीं होता है, ये थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर तो बैकेलाइट होता है भाई, टेरिलिन थोड़ी होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ई दे रखा है होमोपॉलीमर ब्यूना एन, साफ साफ दिख रहा है कि गलत है। ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, एन का मतलब होता है एक्राइलोनाइट्राइल,
तो भाई इसमें तो दो अलग अलग मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट है, और अगर अलग अलग यूनिट प्रेजेंट है तो होमोपॉलीमर तो वो पॉसिबल है ही नहीं, वो तो कोपॉलीमर होगा। तो ये जो ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है। तो ये तीनों एकदम सही आंसर हैं। अब मैच कर लेते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे जो ऑप्शन ए है वही सही है। क्यों? ए, बी एंड सी आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, बी एंड सी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है अ केमिकल विच स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन इज। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है हिस्टामाइन। देखिए स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में पेप्सिन एंड HCl का सिक्रेशन होता है, जिसके ज़्यादा सिक्रेशन से क्या होता है, एसिडिटी होती है, और जिसको हमें रोकने के लिए एंटासिड लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो जेंटेक वगैरह होते हैं ये तो एंटासिड है। तो इसमें याद रखिएगा सिक्रेशन का जो मेन रीज़न है वो है हिस्टामाइन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Which statement is not true with respect to नाइट्रेट आयन टेस्ट? NO2 माइनस आयन के टेस्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ब्राउन रिंग बहुत ही फेमस टेस्ट है। किसी भी नाइट्रेट सॉल्ट में अगर आप कंसनट्रेट H2SO4 डाल के गर्म करोगे तो ब्राउन कलर की गैस NO2 बनेगी, और अगर आपने पहले से FeSO4 डाल दिया, फेरस सल्फेट का फ्रेश सॉल्यूशन, तो जहाँ पर फिर उसके बाद H2SO4 डालेंगे, तो जहाँ पर दोनों का जंक्शन होगा ना, दोनों लिक्विड का, पहले क्या करोगे आप, इसमें नाइट्रेट सॉल्ट ले लिया, जैसे सोडियम नाइट्रेट ले लिया, सोडा एक्सट्रैक्ट में रहेगा, और इसमें पहले क्या डालेंगे, FeSO4 डाल के रखेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या डालेंगे, कंसनट्रेट H2SO4। दोनों लिक्विड का जो जंक्शन होगा ना, उस जंक्शन पर क्या बनेगी, एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी। ये H2SO4 डाला है, ये दोनों का जो जंक्शन है, इस जंक्शन पर क्या बन जाएगी, एक ब्राउन कलर की यहाँ रिंग बनेगी। ये इस रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, FeH2O का होल 5 NO, और बाहर होता है SO4। ये कॉम्प्लेक्स बनता है। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन भी होती है। Fe का जो +2 ऑक्सीडेशन है, NO इसको रिड्यूस कर देता है +1 में, और खुद भी ऑक्सीडाइज हो जाता है NO +1 में। तो यहाँ दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +1 आता है। तो इसका देखो स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कौन सा, विच स्टेटमेंट नॉट ट्रू, अ डार्क ब्राउन रिंग ऑफ फॉर्म्ड इन द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड, करेक्ट है। रिंग इज फॉर्म ड्यू टू नाइट्रो फेरस सल्फेट कॉम्प्लेक्स, गलत है, ये कोई कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है नाइट्रो फेरस सल्फेट। द ब्राउन कॉम्प्लेक्स इन FeH2O का ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला करेक्ट है। और मैंने क्या अगर कहा कि अगर FeSO4 ना डालें, डायरेक्ट कंसनट्रेट H2SO4 के साथ हीटेड करें, तो NO2 निकलती है ब्राउन कलर की। ये देखो, अगर डायरेक्ट कंसनट्रेट H2SO4 के साथ हीटेड करोगे तो ब्राउन कलर की गैस NO2 बनेगी। और अगर आपने पहले से इसमें ये रिएक्शन देखो, NO3 माइनस ये 5H2SO4, और H2SO4 भी कौन सा लेना पड़ेगा, कंसनट्रेट, और ये FeSO4, ये पहले डाल के रखते हैं। अगर ये पहले नहीं डालोगे तो फिर ब्राउन कलर की गैस NO2 मिलेगी। तो बेटा जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही है। देखें आप, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का कंबशन यहाँ पर किया हुआ है, तो O2 के साथ रिएक्शन करा के CO2 और H2O बना रखा है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज मेजर बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर से मतलब डेल्टा U के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये, या फिर डेल्टा E मतलब, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है, मतलब डेल्टा U आपको गिवन है और डेल्टा H आपको कैलकुलेट करना है। मतलब आपको पता लग गया होगा कि हम क्या लगाने वाले हैं, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस
रिएक्शन है, तो डेल्टा NgRT वाला इक्वेशन हम लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व आप कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। ये मिथेनॉल है, O2 के साथ रिएक्शन कराई आपने, तो डेल्टा H ये रिलेशन होता ही है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। डेल्टा U की वैल्यू आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा E या डेल्टा U की वैल्यू आपको गिवन है। डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी, वो भी माइनस की। कैसे, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 1, डेल्टा Ng 1 माइनस रिएक्टेंट्स के मोल कितने हैं गैसेस वाले 3/2, तो आपके पास आ रहा है -1/2। तो ये हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे और आपका आंसर x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 2, x इक्वल्स टू कितना आएगा 727। क्लियर है। ये क्वेश्चन है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है ना, और रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, A 0.5% solution of potassium chloride was found to be freeze, इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर फ्रीज होता है। द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर देना है। तो आपको क्या गिवन है 0.5% सोल्यूट गिवन है, तो मास ऑफ सोल्यूट x कितना है 0.5 ग्राम सोल्यूट है आपके पास, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास, इसको आप स्मॉल w लिख सकते हैं, सॉल्वेंट का मास ये कितना आएगा 100 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 99.5 ग्राम हो जाएगा। ये किसका आ गया, सॉल्वेंट का आ गया। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं बताएं, मोलिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको क्या निकालना है बताओ, परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलिलिटी लगाएंगे और यहां से I की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, I आ जाएगा तो यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्लियर है, करना क्या है पहले आपको ये समझना है, ठीक है, क्योंकि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो I की जरूरत होगी आपको। ये वाला रिलेशन यूज करके जो सॉल्यूशन है आपके सामने उस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा TF है आपके पास, ये वैल्यू पुट कर दी, I निकाल लिया, I से आपने क्या निकाल लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया, अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा आ जाएगा तो 98% आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपके पास मॉडरेट लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है 12th क्लास। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 50 ml ऑफ CH3COOH जिसकी मोलरिटी आपको गिवन है, टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 m NaOH जिसका 25 ml आपको NaOH का वॉल्यूम आपको गिवन है। अब इसके बीच में रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन के बाद भी यहाँ पर एसिड बचा रहेगा, मतलब ये आपके पास क्या हो गया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और एसिडिक बफर सॉल्यूशन है ना, उसकी पीएच निकालने के लिए आपके पास pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है अपने पास, ये सॉल्ट है, ठीक, यहां पर क्या है अपने पास, ये है सॉल्ट। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहां पर ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है तो पहले सॉल्ट पता होना चाहिए, रिमेनिंग एसिड पता होना चाहिए, इसके मिली मोल्स कितने हैं या फिर मिली इक्विवेलेंट्स कितने हैं। रिएक्शन करवाओ तो देखेंगे आप यहां पर
इसका जो सॉल्यूशन है, देखो मिलीमोल्स निकाल लिया आपने, दोनों का एन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा, इसका भी एन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। तो मिली इक्विवेलेंट्स और मिलीमोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां पर मिलीमोल्स निकालने के लिए आपने मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml किया, ठीक है, सेम यही काम यहां पर किया। तो आपने देखा इसके 5 है मिलीमोल्स CH3COOH के, NaOH की कितने हैं 2.5, इसके 0 थे स्टार्टिंग में। मिलीमोल्स आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तब क्या होगा, 5 में से 2.5 मोल रिएक्शन करेंगे CH3COOH के, तो आप देखेंगे इसके 2.5 मोल बचेंगे और NaOH का 0, और आपके पास जो सॉल्ट बन चुका है उसके मिलीमोल्स बनेंगे आपके पास कितने 2.5। तो आप देखेंगे pH इजिकल टू pKa बराबर हो जाएगा, कब, जब आपके पास सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन है किसके बराबर, एसिड के बराबर। तो आप देखो यहाँ पर pKa की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। भाई आप बताएं pKa कितना गिवन है आपके पास 4.76, तो आपके पास 476 इंटू 10⁻⁻² लिखा जा सकता है और 476 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। और आपको पता है जब एसिड की कंसंट्रेशन सॉल्ट की कंसंट्रेशन के बराबर होती है तब किसी भी बफर की जो पीएच में रेजिस्टेंस करने की जो कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, A flask is filled with equal moles of A and B. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ A and B, हाफ लाइफ पीरियड A का इतना गिवन है, A का कितना गिवन है 100, B का कितना गिवन है 50 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बताओ ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी 4 टाइम ऑफ बी, मतलब ए की जो कंसंट्रेशन है किसी भी टी टाइम पर वो बी के कंपैरिजन में कितनी हो जाए 4 टाइम हो जाए। ये वाला टाइम आपको बताना है, कितने टाइम बाद ये वाली कंडीशन आपको मिलने वाली है। चलो देखें क्या करेंगे। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ए टी किसी भी टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो ए नोट के टी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। देखते हैं, ये देखें आप, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है जैसा कि मैंने अभी बताया भी था आपको, ठीक है। तो यहां पर ये टी टाइम पर कंसंट्रेशन है तो ए टी इजिकल टू क्या लिखा जा सकता है, ए नॉट ई की बेस पे माइनस के टी, ठीक है। अच्छा ये बताओ बी टी इजिकल टू क्या लिखा जा सकता है, बी नॉट माइनस के टी। तो एक बात बताओ, यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कंडीशन आपको दे रखी है इनिशियल में ये वाली कंडीशन थी, ठीक है। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका क्या लेंगे, ln लोग ले लेंगे, लोग लेने के बाद में क्या आ जाएगा, ln e की बेस पे e हो जाएगा तो ये माइनस के ए टी हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा और t आप टाइम यहां से निकाल सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन मान सकते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थी, वैसा तो कुछ नहीं है बट आप इसको हार्ड मान सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट है इसके अंदर, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और फर्स्ट ऑर्डर पे बेस्ड हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड है। नेक्स्ट, मुझे लगता है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा भी यदि आपने कंसेप्ट अप्लाई किया होगा तो आपका आंसर सही गया होगा। चलो नेक्स्ट, .2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब ऑन 2.5 ग्राम ऑफ प्लेटिनम पाउडर, ठीक है ना। प्लेटिनम पाउडर है, प्लेटिनम ने हाइड्रोजन को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। कितनी हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब किया, 2 ग्राम हाइड्रोजन को क्या किया,
एब्जॉर्ब किया। प्लेटिनम पाउडर कितना है 2.5 ग्राम है, 8300 केल्विन 1 बार प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट इज, मतलब पर ग्राम जो एब्जॉर्बेंट है कौन है यहाँ पर, प्लेटिनम पाउडर, ठीक है ना। उसके 1 ग्राम ने कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब किया है ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप वॉल्यूम किसका, H2 का, तो H2 का वॉल्यूम आप निकाल सकते, कैसे निकालोगे, पहले आप देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब किया है तो हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लें, ठीक है। फिर वहां से क्या करेंगे, हाइड्रोजन के मोल्स आ जाएंगे, हाइड्रोजन के मोल्स आने के बाद में इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 2.5 ग्राम ऑफ प्लेटिनम पाउडर ने क्या किया है, इसको एब्जॉर्ब किया है, सोल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। चलो देखिए कैसे, ये क्वेश्चन है आपके पास, देखो आपके सामने इसका सॉल्यूशन भी है। पहले आपने क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ये वॉल्यूम निकाल लिया, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा करके वॉल्यूम निकाल लिया आपने, कितना आ रहा है 24.9 लीटर आ रहा है। कितने 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना आ गया 24.9 लीटर। वॉल्यूम ऑफ H2 एब्जॉर्ब 2.5 ग्राम प्लेटिनम, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो है ना ये है, उसका कितना है 1 मोल है, 2/2 से कितना आएगा 1 मोल्स आएगा, तो एब्जॉर्ब ऑन 2.2 ग्राम प्लेटिनम पर इतना आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ H2 एब्जॉर्ब पर ग्राम के लिए 2.2 ग्राम के लिए कितना, 2.5 ग्राम के लिए सॉरी कितना आ रहा है 24.9 आ रहा है, तो 1 ग्राम प्लेटिनम के लिए कितना आ जाएगा 24.9/2.5, सोल्व करेंगे 9.96 लीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब 1 लीटर इजिकल टू कितना होता है, इतना ml होता है, तो आप देखेंगे ml में इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो आपका आंसर 9960 आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर यूज हुआ है और इस क्वेश्चन को आप मॉडरेट मान सकते हैं। नेक्स्ट, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ऑफ वैनेडियम। तो ये अपन जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से बेसिक नेचर इनका कम होगा, तो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन हुआ B2O3। B2O3 में वैनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना आएगा +3। वैनेडियम +3, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा डी ऑर्बिटल का 3d2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा रूट के अंदर 8 या 2.8784 या नियरेस्ट इंटीजर कहें तो 3, तो इसका आंसर होगा देखो 3। बेसिक नेचर दर जाने पर कम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से। ये B+3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 और n की वैल्यू 2 और मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 2.84 अप्रॉक्स 3। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एमंग, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये भी ऑक्टाहेड्रल है। कोबाल्ट +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसमें Ni+2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Pt+4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इनके कॉम्प्लेक्स बना लो पहले, तो देखो तीनों के क्या कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ये तो PtCl4.2HCl है, H2PtCl6, AgNO3 डालोगे कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, सारे क्लोराइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड, आयनिक स्फीयर में कोई नहीं है। COCl3.4NH3, इसका कॉम्प्लेक्स फार्मूला ये बनेगा, AgNO3 डालेंगे AgCl का 1 मोल ही मिलेगा, और NiCl2.6H6H2O, NiH2O का होल 6 और 2 क्लोरीन, AgNO3 एक्सिस में डालेंगे AgCl के 2 मोल मिलेंगे। Ni+2 में है, +2 ऑक्सीडेशन में है, और 3d8 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। T2G में 6 और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा म्यू एस, इसका स्पिन ओनली √8 और 2.84 और अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 3, इसका आंसर 3 होगा। On complete combustion of 0.3 gram of an organic compound gave 0.2 gram of carbon dioxide and 0.1 gram of water. The percentage of carbon in given organic compound. कार्बन की परसेंटेज आपको निकालनी है, कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनिशियल मास कितना है 0.3 ग्राम है, परसेंटेज निकालनी आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन होगा वो O2 से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में। क्या हम CO2 के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? जरूर। क्यों? क्योंकि आपको मास गिवन है, तो 0.2 अपॉन 44 ये मोल्स आ जाएंगे किसके, CO2 के। उतने ही मोल किसके होंगे, कार्बन के होंगे, क्योंकि कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ है, CO2 में। CO2 में कितने कार्बन है, 1 कार्बन एटम है। तो आप देखेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन एटम के मोल्स आपको ये मिलने वाले हैं। मोल्स मिल गए किसके, मोल्स ऑफ कार्बन। क्या इसका मास निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं 12 से मल्टीप्लाई करके, 0.2 अपॉन 44 इंटू 12, ठीक है ना। यहां से मास आ जाएगा कार्बन का। आपको निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। जो भी यहां से मास आएगा कार्बन का उस मास को ऊपर लिखेंगे, टोटल मास 0.3 नीचे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर मिलेगा परसेंटेज में। जो कार्बन की परसेंटेज है वो आपको मिल जाएगी। देखो यहां पे सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या किया, मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लिया, मतलब CO2 निकाल लिया। CO2 के जितने मोल्स होंगे कार्बन के भी उतने ही होंगे। वेट ऑफ कार्बन निकाल लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए आपने वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय कितना कर दिया, 0.3, और इसको कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। आपके पास आंसर आ रहा है 18.11%। और इसका आंसर यदि नियरेस्ट इंटीजर में दिया जाएगा तो 18 दिया जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और मुझे लगता है सभी बच्चों का ये सही गया होगा और आपने डेफिनेटली करेक्ट किया होगा इसको। नेक्स्ट, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें, कंपाउंड P ऑन नाइट्रेशन विद डाइल्यूट HNO3 yield 2 isomers A and B. These isomers can be separated by steam distillation. ठीक है, isomers A and B shows the intramolecular and intermolecular hydrogen bonding respectively. Compound P on reaction with concentrated HNO3 yield a yellow compound C, a strong acid. ठीक है, the number of oxygen atom is present in compound C. तो देखिए उसमें क्या दे रखा है, यहां पर हमें दे रखा है कंपाउंड P है। जो कंपाउंड P है ऑन नाइट्रेशन विद डाइल्यूट HNO3 yield 2 isomers A and B. तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि ये जो कंपाउंड होता है दिस इज फिनॉल, ये कंपाउंड फिनॉल होता है। देखो जब फिनॉल का हम डाइल्यूट HNO3 से नाइट्रेशन करते हैं, डाइल्यूट HNO3 से, तो इस केस में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, ठीक है। और उसमें कह रखा है क्वेश्चन में कि जो कंपाउंड ए और बी बनते हैं इनको हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। यस, इन दोनों कंपाउंड को स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है और ये मॉलिक्यूल स्टीम वोलेटाइल होता है। तो इन दोनों कंपाउंड का सेपरेशन हम स्टीम डिस्टिलेशन से करते हैं, यहाँ तक भी ठीक है। फिर ये कह रखा है कि जब कंपाउंड P का रिएक्शन हम कंसंट्रेट HNO3 से करते हैं तो एक येलो कंपाउंड बनता है, दैट इज पिक्रिक एसिड। ये कंपाउंड बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दिस इज पिक्रिक एसिड। और बस ये बताना है कि पिक्रिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, बस सिंपल से काउंट कर सकते हैं। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो 7 ऑक्सीजन एटम होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 7। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियोटाइड
फ्रॉम ए बेस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि न्यूक्लियोटाइड में कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे और बेस कौन सा, बेस ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट हो। तो देखिए इसमें क्या होता है समझना, अगर हम आरएनए और डीएनए की बात करें, इन दोनों के अंदर टोटल इन दोनों में 5 टाइप के बेसेस होते हैं। देखिए कैसे, एक होता है AGCTU, ये 5 टोटल बेस होते हैं, फुल फॉर्म इनका होता है, ये होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये होता है थायामीन और ये होता है यूरासिल। अब इसमें से ये देखना है कि यहां पर डीएनए में कौन कौन होता है। डीएनए में इनमें से होता है एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। समझना, ये तीनों बेस डीएनए में भी होते हैं और ये तीनों बेस आरएनए में भी होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ये तीनों बेस दोनों में कॉमन होते हैं। जो डिफरेंस होता है वो होता है इसका, इसमें होता है डीएनए में होता है थायामीन और आरएनए में होता है यूरासिल। ठीक है, बस ये फर्क है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमें, क्वेश्चन में यहां पर हमें दे रखा था फॉर्म्ड फ्रॉम ए बेस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। तो आरएनए में जो प्रेजेंट होता है वो सिर्फ कौन होता है? यू का मतलब यूरासिल। तो अब यहां पर देखो हमें बनाना है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? एक तो पेंटोज शुगर से, बेस से, और यहां पर कौन? फॉस्फेट आयन से। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो स्पीशीज बनती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। बस इसमें बताना है कि जो बेस है वो कौन सा है। तो यहां पर हमने बोला बेस यहां पर कौन सा होना चाहिए? यूरासिल होना चाहिए। ये यूरासिल का स्ट्रक्चर होता है। तो यूरासिल, पेंटोज शुगर और यहां पर ये कौन सा? ये फॉस्फेट आयन से ये न्यूक्लियोटाइड होता है। बस हमें ये काउंट करना है कि इसके अंदर टोटल कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हम देख रहे हैं 1 + 1 2 तो यहां पर है, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल इसमें 9 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 9।